बुझी शम्मा भी बदल सकती है, तूफानों से किश्ती निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। फर्स्ट चैप्टर का निपट चुका है। इसके बाद में कुछ मेरे पास क्वेश्चन आए हुए हैं जिनको हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, एमपी से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है और कहां से कैसा क्वेश्चन बनता है। तो सभी क्वेश्चनों को हम एक एक करके आगे की ओर देखेंगे और इनको सॉल्व करते हुए अदर फैक्ट भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जैसा कि आप लोग हर डे एनालिसिस देखते होंगे। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस पर डे आपको कराया जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन था उसमें कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन पहला था उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, नदी के किनारे स्थित है, किनारे स्थित है। ऑप्शन में दिया हुआ था, ऑप्शन ए पे दिया हुआ था नर्मदा, बी नंबर पे दिया था छिप्रा, सी नंबर पे दिया हुआ था गंडक, सी नंबर पे और डी नंबर पे दिया हुआ था कोसी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी नदी इसमें हो जाएगी। तो जो उज्जैन है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर का, क्योंकि छिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अब इसके अदर फैक्ट देखते हैं हम उज्जैन के। उज्जैन के अदर फैक्ट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देखते हैं हम उज्जैन को। उज्जैन, तो सबसे पहले देख लेंगे हम उज्जैन के अदर फैक्टों में। तो मध्य प्रदेश का पहला क्या हो जाएगा, भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो उज्जैन में। यदि कहा जाए कि मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल पार्क, मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल पार्क कहाँ पे है, मेडिकल पार्क कहाँ पे है, तो इंदौर में। इंदौर में ही उज्जैन में ही बराह महल वेधशाला स्थित है। उज्जैन में ही जंतर मंतर वेधशाला भी कहाँ पे स्थित है, तो उज्जैन में। उज्जैन में ही क्षिप्रा नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि कितने वर्ष बाद किया जाता है, तो 12 वर्ष, प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि अभी 2016 में हुआ था। अब कब होगा, 2028 में होगा। इस मेले को किस नाम से जाना जाता है, तो सिंहस्थ मेले के नाम से जाना जाता है। और जिस नदी के अर्थात क्षिप्रा नदी के तट पर होता है, तो उस तट का नाम क्या है, तो उस तट का नाम है रामघाट। कौन सा घाट है, तो रामघाट। उस तट का क्या नाम है, रामघाट। यदि कहा जाए कि उज्जैन में ही सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो उज्जैन में किया जाता है। जब सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है, तो उज्जैन में ही राजकीय सोयाबीन शोध केंद्र कहां पे स्थापित किया गया है, तो उज्जैन के अंदर। उज्जैन में ही क्या हो जाएगा, उज्जैन में यहाँ पे राजकीय अनुसंधान केंद्र कहां पे स्थित है, तो उज्जैन में ही हो जाएगा। उज्जैन में ही एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन अनुसंधान, सबसे बड़ा सोयाबीन
अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है? उज्जैन में ही किया गया है। यदि यहाँ पे राजकीय ना कहे तो अपनी इन आंखों को चारों ओर घुमाना और देखना कि राजकीय लिखा है कि राष्ट्रीय लिखा है। यदि राजकीय हो तो कहाँ होगा? उज्जैन में। यदि राष्ट्रीय हो तो कहाँ हो जाएगा? इंदौर में हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि कहा जाए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, मेलों का आयोजन कहाँ होता है, तो उज्जैन में। यदि पूछे कि कितने मेले, तो 227 मेले। लगभग कितने मेलों का आयोजन होता है, तो 227 मेलों का आयोजन कहाँ पे होता है, तो उज्जैन में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का आयोजन कहाँ पे होता है, तो उज्जैन में होता है। कितने मेले? 227 मेले। यदि सबसे कम मेले, उज्जैन तो हो गया सर्वाधिक मेलों के लिए। यदि उसने पूछा कि मध्य प्रदेश में सबसे कम मेलों का आयोजन कहाँ होता है, तो होशंगाबाद में। होशंगाबाद के अंदर। होशंगाबाद में कितने मेले, तो 13 मेले। 13 मेले कहाँ लगते हैं? होशंगाबाद में। जिसका नाम, इस होशंगाबाद संभाग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो नर्मदापुरम कर दिया गया है। इसको रब करते हैं और आगे की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतने फैक्ट याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इंदौर जो उज्जैन है, उज्जैन पूछता है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इंदौर उज्जैन में ही ओंकारेश्वर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो दक्षिणमुखी महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, ज्योतिर्लिंग स्थित है। कहाँ पे? उज्जैन के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुख्यमंत्री जिनका सबसे कम कार्यकाल रहा, मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री है मुख्यमंत्री जिनका सबसे कम कार्यकाल, तो कौन से मुख्यमंत्री हो जाएंगे? यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देखेंगे। ऑप्शन पे दिया हुआ है दिग्विजय सिंह। ऑप्शन बी पे दिया हुआ है शिवराज सिंह। ऑप्शन सी पे दिया हुआ है नरेश चंद्र सिंह। ऑप्शन डी पे दिया हुआ है अर्जुन सिंह। यहाँ पे देखते हैं तो दिग्विजय सिंह तो होंगे नहीं, तो इनको तो पहले ही देख करके ही स्किप कर जाएंगे। ऑप्शन बी को देखेंगे शिवराज सिंह, तो ये भी नहीं होंगे। अब यहाँ पे नरेश चंद्र सिंह को देखेंगे। नरेश चंद्र सिंह ने कितने दिन तक कार्य किया है, तो मुख्यमंत्री के पद पर कितने दिन कार्य किया है, तो 13 दिन। यदि डी नंबर अर्थात अर्जुन सिंह को देखेंगे तो इनने कितने दिनों तक पद पर कार्य किया है, तो 1 दिन कार्य किया है। तो सबसे ऑप्शन को देख करके चलेंगे। यदि अर्जुन सिंह नहीं दिया होता तो कौन हो जाएंगे? नरेश चंद्र सिंह हो जाएंगे। और यदि अर्जुन सिंह दिया हुआ है तो ऑप्शन डी लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सभी मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल कितना किया है, और मुख्यमंत्रियों को हम याद करके ही पेपर में बैठेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जबलपुर हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? अगला क्वेश्चन, जबलपुर हाई कोर्ट की हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में। अब इससे देख लेते हैं इंदौर के। तो इंदौर में ही जबलपुर में ही क्या है, जो हाई कोर्ट है, इसकी हाई कोर्ट की मुख्य पीठ कहाँ पे है? जबलपुर में। इसकी 2 खंडपीठ है, वो कहाँ पे है? ग्वालियर और इंदौर। कहाँ पे है? ग्वालियर इंदौर में। एक प्रस्तावित है जो कि कहाँ पे है? भोपाल के अंदर प्रस्तावित है। इससे देख लेते हैं जबलपुर के अदर फैक्ट। जबलपुर को और किस नाम से जाना जाता है? तो कपड़ा राजधानी, शिक्षा राजधानी,
इसके बाद में सूती कपड़ा, सूती कपड़ा तो हो गया है। इसके बाद में खेल राजधानी, खेल राजधानी अर्थात खेल स्पोर्ट्स राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा राजधानी हो जाएगी। इसके बाद में जबलपुर में इसे इन नामों से जाना जाता है। तो इसको भी हम याद करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और इनको याद करके हम जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो एससी और एससी रहेंगे। दूषित पानी से कौन सी बीमारी होती है? दूषित पानी अर्थात गंदा पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो दूषित पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? होती है। यहां देख लेते हैं हम, ऑप्शन पे जो भी दिया हुआ है यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन कुछ बता देते हैं। तो सबसे पहले देख लेंगे हम टाइफाइड, टाइफाइड। इसके बाद में देख लेते हैं हम टाइफाइड के बाद हैजा, इसके बाद डायरिया। इसको देखते हैं, टाइफाइड को और किन नामों से जाना जाता है, हैजा को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो टाइफाइड को हम और क्या कहते हैं? मियादी बुखार, मोतीझरा हो जाएगा, मियादी बुखार हो जाएगा, टाइफाइड। तो इन्हीं को क्या कहते हैं हम? ये होता कहाँ है टाइफाइड? तो कहाँ होता है? आंत में होता है। कहाँ होता है? आंत में होता है। यदि हैजा को और किस नाम से जाना जाता है? तो कोलरा। ये भी कहाँ होता है? आंत में होता है। कहाँ होता है? आंत में होता है। तो ये टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, डायरिया हो जाएगा। ये कैसे होते हैं? दूषित पानी पीने से होते हैं। तो इन रोगों को, सभी रोग मैं करा चुका हूं, जो कि एक ही क्लास में मैंने सभी रोगों को पढ़ा दिया है। आप देख सकते हैं, किसी भी रोग को सभी रोग मैं पढ़ा चुका हूं, तो सभी रोगों को आप एक ही क्लास में देख सकते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्बन को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन क्या है? कार्बन को दर्शाया जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ है, ए नंबर पे N, बी नंबर पे P, सी नंबर पे दिया हुआ है CA और डी नंबर पे दिया हुआ है C। तो कार्बन को किससे दर्शाया जाता है? तो C से दर्शाया जाता है। यदि उसने पूछा कि कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है, क्या पूछा उसने कि कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो फटाफट लिखिए परमाणु क्रमांक। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 6। यदि परमाणु भार पूछा उसने, परमाणु भार, तो परमाणु भार कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इस प्रकार से सभी क्वेश्चनों को देखते हुए और चलना है, आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासियों की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासी, क्या पूछा उसने? आदिवासी पूछा। आदिवासियों की क्या होगी? तो एसटी वालों की कितनी है? यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से लेंगे। यदि उसने 18, 15, 20 और 25 दिया है तो कितना होगा? 20%। यदि फाइनली देखेंगे हम तो 21.1%। एससी के लिए देखेंगे, एससी के लिए तो 16.6%। यदि ओबीसी के लिए देखा जाए, 2011 की जनगणना के अनुसार मैं कह रहा हूं, तो ओबीसी के लिए कितना है? 50.09%। कितना है? 50.09% क्या दिया हुआ है? जनसंख्या का प्रतिशत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है? आचार्य भरत मुनि है, इन्होंने रसों की संख्या कितनी बताई है? आचार्य, अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था जो कि सुबह की शिफ्ट में। तो आचार्य भरत मुनि
ने रसों की संख्या कितनी बताई है? तो कितनी बताई है? बताई है। तो उन्होंने कितनी बताई है? रसों की संख्या 8 बताई है। कितनी बताई है? 8 रस बताए हुए हैं उन्होंने किस रस को रस नहीं माना है? तो शांत रस को रस नहीं माना है, क्योंकि शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो शांत का क्या होता है? निर्वेद होता है। शांत का निर्वेद होता है। इसलिए आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है? तो 8 बताई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है जो कि कंप्यूटर का क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन वह पूछता है। तो अगले क्वेश्चनों को देखेंगे। उसने पूछा है अमेरिका के किस वैज्ञानिक ने माउस की खोज की थी? अमेरिका के किस वैज्ञानिक ने माउस की खोज की थी। तो जो हम कंप्यूटर में इस टाइप से चलाते हैं, कभी कभार क्या होता है कि कर्सर भाग जाता है, फिर तो हमें ढूंढने से मिलता नहीं है। तो वही चूहा की खोज किसने की थी? तो कार्ल एल्डे बर्ग ने किसने की थी? तो कार्ल एंगेबर्ग ने किसकी की थी? तो माउस की खोज की थी। यदि क्वेश्चन इसी प्रकार से इसमें कहा है किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो कौन सा संविधान संशोधन? 368 संविधान संशोधन है। और क्या है कि भाग कौन सा हो जाएगा? 20वां भाग हो जाएगा। भाग कौन सा हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हिंदी में दिया हुआ है। अंतिम रस कौन सा है? उसने पूछा हिंदी में अंतिम रस का कौन सा है? तो अंतिम रस कौन सा हो जाएगा? अंतिम रस कौन सा है? कौन सा है? तो शांत रस। कौन सा है? शांत रस। अंतिम रस कौन सा है? शांत रस है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैश मेमोरी कितने प्रकार की होती है? कैश मेमोरी पूछी है उसने, तो टाइप भी देखेंगे, मेमोरी भी देखेंगे। तो कैश मेमोरी कितने प्रकार की होती है? कैश मेमोरी कितने प्रकार की होती है? होती है। तो यहाँ पे देख लेंगे हम कैश मेमोरी मूलतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? L1, L2 और L3। कौन सी होती है? L1, L2, L3। जो कि L1 कहाँ होती है? प्रोसेसर के पास में लगी होती है। प्रोसेसर के अंदर लगी होती है। L2 कहाँ लगी होती है? तो आईसी चिप पर लगी होती है। L3 जो होती है वो कहाँ लगी होती है? तो रैम पर लगी होती है। L3। तो सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी होती है? कैश मेमोरी होती है। कौन सी होती है? कैश मेमोरी होती है, जो कि कितने प्रकार की होती है? 3 टाइप की होती है। L1, L2 और L3। L1 कहाँ लगी होती है? तो प्रोसेसर के अंदर लगी होती है। L2 कहाँ लगी होती है? तो आईसी चिप पर लगी होती है। L3 कहाँ लगी होती है? तो रैम पर लगी होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन और भी देखेंगे। हम सभी क्वेश्चनों को हल करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और सभी क्वेश्चनों को इत्मीनान से सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे बड़ा कंप्यूटर देखना है हमें। तो कौन सा है? सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है? सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है? तो यदि उसने पहले का ये नहीं दिया है, थेकस ये नहीं दिया है, तो उसमें कौन सा दिया होगा? फुगाकू। ये कहाँ का है? अमेरिका का।
कहाँ का है? अमेरिका, अमेरिका का है। यदि ए नहीं दिया है तो ए दिया होगा फुगाकू, फुगाकू, फुगाकू कहाँ का है? तो जापान का, जापान का फुगाकू। तो कौन सा है? थेकस ए, तो अमेरिका का। ये कहाँ का है? अमेरिका का। यदि फुगाकू पूछा जाएगा तो कहाँ का है? जापान का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे बड़ा इनपुट डिवाइस कौन सा है? कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से पूछे हैं? तो कुछ कंप्यूटर मिले हैं, कुछ क्वेश्चन मिले हैं सॉरी, जिनको मैं बता रहा हूं। तो सबसे बड़ा इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो क्यूरा सबसे बड़ा इनपुट डिवाइस कौन सा है? कौन सा है इनपुट डिवाइस? कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? क्यूरा, क्यूरा जिसे कीबोर्ड भी कहते हैं, कीबोर्ड भी कहते हैं, क्यूरा या कीबोर्ड भी कहा जाता है। सबसे पहला ये हो गया। विश्व का सबसे तेज थेन, हाँ, जो कि इतने ही क्वेश्चन थे। सबसे बड़ा इनपुट डिवाइस यही था लास्ट क्वेश्चन जो कि मुझे मिले हैं। इसके आगे जो भी क्वेश्चन मिलेंगे मैं आपको तुरंत ही अपडेट करके बताऊंगा। इससे आगे अगला फिर देखते हैं। जय हिंद।